योगाहार परिवार के सभी सदस्यों को सुप्रभात। और आज के हमारे योग शिक्षक रामकृष्ण जी का भी अभिनंदन करते हुए मैं आज खुशी के साथ श्री मोहन कांडपाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मोहन कांडपाल जी से मेरा परिचय एक माह पुराना ही है। हालांकि हमने उस क्षेत्र में कई साल तक काम किया हुआ है, लेकिन पहले ना कभी मुलाकात हुई ना कभी बात हुई। तो मुझे अवसर मिला था पिछले माह द्रोणागिरी पर्वत में जाने का, की तरफ जाने का। एक द्रोणागिरी के नाम से एक पर्वत श्रृंखला है, जिसके बारे में इतिहास में भी और हमारे सनातन संस्कृति में भी काफ़ी वर्णन किया गया है। तो जब मैं उस तरफ जा रहा था तो मुलाकात बातचीत हुई पहले कांडपाल जी से। उनके कार्यों के बारे में मुझे उसी समय पता लगा। एक संयोगी है कि उसी समय जब मेरा भ्रमण हो रहा था तो उससे कुछ समय पहले ही आपने एक लेख लिखा था, पानी उगाओ पानी बचाओ। उसके ऊपर आपके अपने अनुभव शेयर किए थे। मैं उस लेख से बहुत प्रभावित होकर के आपका नंबर लेकर के फिर मैंने आपसे जब बातचीत की तो संयोग से उस दिन आपके साथ मुलाकात हो पाई और आपने हमारे रहने की व्यवस्था भी कर दी थी। और इस प्रकार से जब मैं आपसे मिला तो उस दौरान लगातार 2 दिन से लगातार बारिश होती रही। जब मैं वहाँ पर पहुँचा और उसके अगले दिन भी जब मैं द्रोणागिरी मंदिर के ऊपर चला सवेरे 7 बजे, तो लगातार बारिश थी। पूरे 48 घंटे तक बारिश का मौसम था। तो मोहन कांडपाल जी का जो कार्य है वो पानी को उगाने से संबंधित है, पानी को बोने से संबंधित है। और वो क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में वह स्वयं भी बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे। और लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि उनके कार्यों को समझने के लिए कि ऐसी स्थिति में जब उत्तराखंड में एक पलायन एक गंभीर समस्या है और लोग अपने खेत छोड़ करके ऐसी जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए हैं और वहाँ पर खेत में काम करने वाला भी कोई नहीं है और पानी की भी समस्या है और कई तरह की विकट समस्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जूझते हैं। तो इनका जो कार्य है अपने आप में एक प्रेरणादायक है। और केवल वहाँ के क्षेत्र के निवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर भी हम रहते हैं कि पानी को बोना कैसे है, पानी को बोना क्यों है, इस विषय पर उनका जब हम बातचीत सुनेंगे, कि जो अनुभव सुनेंगे, तो हम हमारे सभी साथी जो देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं उनको एक प्रेरणा मिल सकती है। उसके बारे में वो चर्चा जब करेंगे, हम बातचीत करेंगे। मैं अनुरोध ये करूँगा रंजना जी से कि मोहन कांडपाल जी का एक आध वीडियो अगर पहले वो दिखा देंगी और उसके बाद हम उनको बुलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही हम इनका इस चीज़ को समझते हुए आगे फिर हम स्पष्ट रूप से अपने प्रश्नों को भी नोट करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ रंजना जी से, हम मोहन जी को पहले बुलाने से पहले आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए तो हम उसको इसको आप चला दीजिए। जी जी रंजना जी। जी सर। जी जी। हाँ हाँ। वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ हाँ दिख रहा है इसमें। ऑन कर। चीड़ दिखाई देता है। चीड़ के लंबे सुंदर वृक्ष, उनसे छनछनाती धूप, साए साए करती हवा इन्हीं पेड़ों के चारों ओर फिल्माए गीतों की याद दिलाती है। तेजी से बढ़ रहे अनमैनेजेबल यही चीड़ के जंगल आज पर्यावरण के लिए चुनौती बन चुके हैं। आज चीड़ और चौड़ी पत्ती वाले जंगलों के अनुपात को उलटने की सख्त जरूरत है। जहां चीड़ अपने आसपास दूसरी प्रजातियों को पनपने तक नहीं देता, वहीं बांझ बुरांस देसी प्रजातियों के अस्तित्व को कायम रखते हुए हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए वरदान है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दो कदम में। जल संरक्षण के सूत्रधार मोहनचंद कांडपाल जी को शत शत नमन। आप वर्तमान में पिछले 3 दशकों से आदर्श इंटर कॉलेज सुरईखेत द्वाराहाट में केमिस्ट्री प्रवक्ता है। आपके 34 सालों के प्रयासों को चंद मिनटों की वीडियो में समेटने की कोशिश की है।
साथ ही उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि ऐसी रिवॉल्यूशनरी सोच को राज्य के उत्थान के लिए बनी निर्णायक कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को छूती एक रोचक एवं प्रेरणादायक वार्ता का इंतजार करिए अगली वीडियो तक। फिलहाल आज की वीडियो शुरू करती हूँ आपके छोटे से परिचय से। ये वो समय था जब उत्तराखंड के गांव पूरी तरह से महिलाओं के सुपुर्द थे। शिक्षा की कमी, संघर्ष भरा जीवन, पानी का भीषण संकट और रूढ़िवादी सोच का दौर था। ऐसे में एक युवा जिसका पूरा बचपन शहर में बीता था, मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर अपने गांव कांडे आ रहा है और फिर आजीवन यही का होकर रह जाना है। महिलाओं की समस्याओं पर चिंतन करते हुए उसने महसूस किया कि महिलाओं को सबल बनाने के लिए उन्हें घरेलू मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इसके लिए महिलाओं के साथ बैठकर उनको सुनना इतना आसान नहीं था उस वक्त। पुरुष प्रधान समाज के पुरजोर विरोध के बावजूद वो युवा अपने मिशन में सफल हुआ। गांव-गांव घूमकर महिला मंगल आश्रम का गठन किया गया, जिसमें 1 से 5 साल के बच्चों को 4 घंटे के लिए रखा जाता था। उन्हें खेल-खेल में शिक्षा दी जाती थी और महिलाएं तो इसके लिए अगर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। ये एक परिचय आपका हुआ, हालांकि साउंड में कुछ समस्या थी। तो अब हम सीधे, मैं अनुरोध करना चाहूँगा मोहन कांडपाल जी से कि वो आएँ और अपनी बात कहें। आपका स्वागत है मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा परिचय पवन जी ने और जना जी ने दे दिया कि मेरा नाम मोहन कांडपाल है और मैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक दूरस्थ क्षेत्र में गांव में रहता हूं और यहीं पर अपना जो शिक्षक का कार्य और उसके साथ साथ समाज का कार्य करने का प्रयास मेरा रहता है। अब क्योंकि आज का जो विषय है वो शायद पानी पर ज्यादा है, लेकिन मैं जब 1990 में आया था तो इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं शहर से आया था। मेरा उससे पहले का 25 साल का जीवन कानपुर महानगर में बीता था। तो वहां से फिर मैंने एमएससी करने के बाद अपने पुराने गांव, जो जो हमारा पैतृक गांव था, जो छोड़ गए थे हम लोग, फिर मैं अपने गांव आ गया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे यहीं एक इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री का पद खाली था, यहीं अपना जॉब करने लगा कुछ दिनों बाद। और साथ में मैंने समाज के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के फिर महिला, उस वक्त काफ़ी महिलाएं, 90 के आसपास की बात है, महिलाएं तो बहुत ज़्यादा आगे सक्रिय भूमिका नहीं निभाती थी, क्योंकि रूढ़िवादिता थी कई उसमें थी, लड़कियां 8 से आगे शिक्षा नहीं लेती थी। इन सबको तोड़ने के लिए मैंने लगभग 62 गांव में सक्रिय महिला संगठनों का गठन किया और उसके साथ यहाँ की समस्याओं में आगे महिलाओं को लाए। कई विद्वानों से को भी लाया मैं इस क्षेत्र में, बात कैसे यहाँ का भला होगा, कैसे यहाँ समाज में हम लोग कुछ कर सकते हैं। उसी को लेकर के हम लोग ने यहाँ पर बच्चों के साथ काम किया, पर्यावरणीय शिक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर काम किया। और उसके साथ साथ हम लोग ने यहाँ पर चौड़ी पत्तीदार पेड़ लगाने के लिए अभियान चलाया और उसमें एक जबरदस्त मुहिम चली। हर गांव में, हर 62 गांव में महिलाओं में ये होड़ थी कि कहीं दूसरे महिला संगठन से हम पीछे ना रह जाएं। तो ऐसे लाखों पेड़ महिलाओं ने स्वतः जो है लगाए, जिसमें हम लोग ने पेड़ उपलब्ध कराए। बाद में महिलाओं ने अपनी पौधशालाएं तैयार कर दी और उन पौधशालाओं से लगना प्रारंभ हुआ। छोटे छोटे बच्चों को संध्या केंद्र में खोले, शाम को स्कूल से छूटने के बाद बच्चे उन केंद्रों में जाते थे, क्योंकि गांव में जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्शन देने के लिए और अपने परिवेश को समझने के लिए हम लोग ने ऐसे संध्या केंद्रों का वो प्रारंभ किया, पर्यावरण शिक्षा संध्या केंद्र। और धीरे 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 वो लगभग 42 गांव में वो सेंटर भी हमारे चले। उसमें हमको प्रारंभ में हमारे यहाँ अल्मोड़ा में डॉक्टर ललित पांडे जी हैं, उनके द्वारा हमको सहायता दी गई कि किस प्रकार से आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो हम आपको सहयोग करेंगे। और उन्होंने वो सहयोग किया हमें। फिर धीरे धीरे हम लोग पानी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्या थी, तो हम लोग ने पानी पर काम करना शुरू किया। ये सब करने के बाद लगभग बहुत ज़्यादा इसमें कहीं गुरेज नहीं किया। अगर कोई गलत काम या सरकार का कोई ऐसा हुआ तो महिलाओं ने मूवमेंट भी किए, आंदोलन भी हुए,
बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत लंबी, उसमें अभी मैं नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि वो शायद मैंने कुछ डिटेल रंजना जी को भेजी है उसकी। बहुत सारे कन्या भ्रूण हत्या पर भी बहुत काम किया कि महिलाओं के उस पर हम लोग एक शपथ पत्र लेते हैं शादी के दिन जा करके वर और वधू से कि वो लड़की के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और उसके साथ ही लड़के की चाहत में वो लड़की की कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे। तो ऐसे जो है बहुत सारे काम हमारे बहुत हैं। लेकिन हम लोग ने फिर क्योंकि मूल मूल समस्या पानी की थी, प्रारंभ में जब मैं यहाँ आया था तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। जो कानपुर में मैं 3 बार नहाता था एक दिन में, वो यहाँ हफ्तों में नहाने को नहीं मिलता था। ये दिक्कत थी यहाँ पर। लेकिन उसके लिए फिर संघर्ष करना पड़ा। पानी के लिए पहले कहा पत्ती चौड़ी से पत्तीदार पेड़ लगाओ, वो लगाए। फिर वो जो पुराने हमारे खाल थे, पुराने जो बुजुर्गों ने बनाए थे पानी के लिए, उनको हम लोग ने रिवाइव किया, फिर से उनको खोदा गया। साथ में फिर उसके बाद हम लोग करते हुए ये सब सिलसिला चलाते हुए जंगल बनाते हुए 2012 तक हमने देखा कि जंगल भी बने। बहुत सारे जंगल है हमारे जो आज बहुत बड़े पेड़ वो जंगल बन गए हैं, पेड़ हो गए हैं, बहुत बड़े पेड़ हो गए हैं। तो उसके बाद 2012 में जब मैं एक गांव में मीटिंग कर रहा था तो एक गांव की महिला ने, बुजुर्ग आमा ने, जो लगभग 80 साल की थी, उन्होंने मुझसे कहा, तो मास्टर कहती थी, यहाँ लोकल भाषा में मास्टर कहते थे। उनका मास्टर, ये तुम पेड़ लगा लो, तुम पानी पर कितनी बात कर लो, इसका कोई ये पानी नहीं बढ़ने वाला। यहाँ लोकल में बोलते हैं नौले धारे, तो यहाँ नौले धारे में पानी नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले सब लोग यहाँ से चले गए हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं। उनने अपनी भाषा में कहा कि सब दिल्ली को चले गए छोड़ करके। जब सब दिल्ली को चले गए, गांव के खेत बंजर हो गए हैं। उन खेतों में अगर बंजर हो जाने के कारण वर्षा का जल नहीं रुकता है तो फिर वो जल जमीन के अंदर नहीं जाएगा, तो वो नौले धारे में निकलेगा कहाँ से? मैंने कहा तुम पानी तो गुल्लक में डाल ही नहीं रहो, जमीन रूपी गुल्लक में, और ऊपर ही ऊपर बातें हो रही हैं, उससे नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पहले से हर खेत में, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ऊंची ऊंची सीढ़ीदार खेत है हमारे यहाँ, तो सीढ़ीदार खेतों में ऊपर तक एक छोटे से खेत में भी हम लोग हल जोतते थे पहले से, और साथ में उसकी निराई गुड़ाई करते थे। तो जो बारिश होती थी और खेत की मुडेर चौड़ी होती थी, थोड़ा सा मोटी होती थी, तो उनमें जो बारिश का जल आता था वो खेत में रुक जाता था, और खेत में उसमें रुक जाने से वो जमीन के अंदर जाता था, वही कहीं ना कहीं गांव के नीचे नौले धारों में निकलता था। उसी से गैर बर्फीली नदियां बनती हैं पहाड़ में, उसी से फिर वो आगे गंगा या यमुना इनमें मिल जाती है। तो मैंने कहा ये बात, तो उन्होंने कहा जब तक लोग छोड़ छोड़ करके अपने खेतों को जाते रहेंगे, खेत बंजर होते रहेंगे, तो उनमें अगर कोई हल नहीं जोतेगा तो ये नौले धारे में पानी नहीं आएगा, तू कितनी ही कोशिश कर ले मास्टर। मैंने कहा बात तो इनकी बात हो सकता है बहुत ज्यादा सही हो। तो मैंने उस पर फिर गौर किया। फिर मैंने ऐसे गांव की तलाश करी जिन गांवों में आज भी 90 या 100% खेती हो रही थी, वहां का सर्वे किया। उनको सर्वे करने के बाद मैंने, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में हूँ, अपने विद्यार्थियों को भी लगाता हूँ इन सब कामों में, उनको भी इससे जोड़ता हूँ। तो मैंने सबसे सर्वे करा करके देखा कि उन गांवों में आज भी जून के महीने में पानी जो है नीचे के नौले धारों में है जहां खेती होती है। और जिन गांवों में खेती लगभग बंद हो चुकी है, लोग पलायन कर गए हैं, बिल्कुल भी गांव के अंदर लोग नहीं हैं, वहां के नौले धारे सूख गए क्योंकि खेतों का रख रखाव नहीं हुआ, खेतों की मुडेरें टूट गई, खेत अस्त व्यस्त हो गए ऊंचाई के, तो सारा पानी जो है बह करके नीचे की तरफ चला जाता है। जब बारिश होती है तो रुकता ही नहीं है, तो वो जमीन के अंदर जाता नहीं। फिर मैंने बातचीत करनी शुरू करी लोगों से, क्योंकि मैं एक ही इंटर कॉलेज में 36 साल से टीचर हूँ, तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं पढ़ाए हुए। फिर ने उनसे बातचीत करी, दिल्ली में जाके जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे बात करी। उसके बाद हम लोग ने एक अभियान चलाया। तो उस औरत ने कहा था कि जब तक तुम खेत में पानी बोओगे नहीं तब तक वो होगा नहीं, नौली धारे में आएगा नहीं। उसको मैंने उस वो शब्द के साथ हम लोग ने एक नया अभियान उसको नारा दे दिया, पानी बो, पानी उगाओ, तब वो नौलों में उगेगा। अगर हम खेत में बोएंगे, जो वर्षा की बूंद बीज के रूप में आती है, उसको खेत में ही रोक करके हमको बोना पड़ेगा।
तब वो जमीन के अंदर जाएगा, तब हम उसको उगेगा, ऐसा हम लोग ने नारा दिया। फिर वो सिलसिला धीरे 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 हम लोग ने गांव में चलाया, रिटायर्ड लोगों के साथ सहयोग करके चलाया। जो लोग शहरों में अपने खेतों को छोड़ के चले गए थे, उनसे संपर्क किया और उनसे कहा, भाई अपने खेत में अगर आप हल नहीं जोत सकते हो, चले गए हो, तो आप एक छोटा सा तालाब बना दो, जिससे कि बारिश का जल उस खेत में आ जाए और उस खेत में आने से वो जमीन के अंदर चला जाए, जिससे नौले धारे फिर से डेवलप हो जाए। ये सिलसिला चला। विद्यार्थियों से प्रारंभ में मैंने थोड़ा दबाव डाल के कहा कि तुम लोग ने अगर खेत छोड़ दिया है तो उसको 4,000, 5,000, 3,000 जो भी लगता है उसमें आप खाव खुदवाइए। दिया लोगों ने, धीरे धीरे रिटायर्ड लोगों ने दिया। और एक सिलसिला फिर जन्म पर, मृत्यु पर, नामकरण पर, नौकरी लगने पर, अन्य सब पर हम लोग ने एक अभियान ऐसा चला दिया। ये अपनी जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहां पर एक नदी है, रिस्कन नदी, उसका पानी क्योंकि सूखता जा रहा था, तो उसके लिए फिर अभियान चला। और आज की तिथि में यहाँ पर हजारों ऐसे छोटे छोटे तालाब बनाए गए जिनमें पानी रुकता है बारिश का, और उससे बहुत सारे नौले धारों में फिर से पानी हो गया। तो लगभग जनता के सहयोग से, जनता ने अपने पैसे से लगभग 15 लाख से अधिक के खाल जो है इस क्षेत्र में खोदे, जिससे रिस्कन नदी जो पूर्णतः 2005 में सूख गई थी, सरकार को टैंकरों से पानी देना पड़ा था, आज उसके फिर से वो जून के महीने में सूखती नहीं है। ये सब गांव वालों ने, रिटायर्ड लोगों ने, अन्य लोगों ने, फिर ग्राम प्रधानों से मीटिंग करी, क्षेत्र पंचायतों से मीटिंग करी, सबसे वो करके रिस्कन नदी के आसपास के 40 गांवों में हम लोग ने यह अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया। फिर इस नारे को हमने पूरे देश में, उत्तराखंड में कई जगहों पर हम लोग ने इसको विस्तृत रूप से फैला दिया। साथ में हम लोग पेड़ लगाने का कार्य तो करते ही हैं, चाहे किसी का नामकरण हो जाए, किसी का भला काम हो जाए, किसी का अगर दुर्भाग्य से कभी कभी बुरा भी हो जाता है, उन लोग से भी कहते हैं कि आप लोग एक तालाब उनकी याद में बना दीजिए। ऐसे बहुत से लोग अब इस काम को हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद स्वयं ही लोग अपने आप दे रहे हैं। ये एक सिलसिला चल गया है हमारे क्षेत्र में। साथ में हमने सरकार से भी अपील करी है कि रिस्कन नदी को बचाने के लिए आप आगे आए, और शायद आई भी है सरकार, कोशिश भी कर रही है इसको, कुछ हम लोग भी अपने तरफ से करें, सरकार इस मामले को देख रही है। तो ये जो पानी उगाओ का हमारा अभियान है, उसका मूल मंत्र यही है कि बारिश के जल को खेत में रोक करके जमीन के अंदर बो देना है, और वो कहीं ना कहीं नौले धारे के रूप में उगेगा। उसके लिए हम लोग ने अपने आसपास के इंटर कॉलेजों में बच्चों को लेकर के भी ये काम किया है, उनको नदी के साथ जोड़ा है, उनको लेकर के छुट्टियों के दिनों खाव भी बनाए हैं बच्चों ने। उनमें पूरे ऐसे संस्कार डालने का प्रयास हमारा रहा है कि वो बड़े होकर के जब कहीं जाएं तो उनके अंदर ये जल संरक्षण वाली सोच रहे। ये हमारा मूल मंत्र है। साथ में महिलाएं भी इसमें श्रमदान करके बहुत सारे खाव उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारा काम उसमें हुआ है। ये हमारा मूल हुआ है। अब आप लोग अगर इसमें कोई प्रश्न करें तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, या फिर मैं अपने स्तर से ही और बातें बता सकता हूँ। पवन जी। जी धन्यवाद मोहन जी, बहुत सुंदर आपने अपनी यात्रा को बताया। और निश्चित रूप से हमारे सदन में लोगों के प्रश्न होंगे, क्योंकि पानी जैसे विषय पर बहुत बार हमारे सदस्यों ने कहा है कि जो पानी है, जो नदियां हैं, नदियां तो अभी दिख रही हैं, लेकिन नदियों की जो छोटी छोटी धाराएं हैं उसमें पानी की कमी नज़र आने लग गई है। तो ये जो समस्या होती है कि एकदम से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने लुप्त हो जाती हैं, उसकी वजह से फिर वो बड़ी समस्याओं का निर्माण करती हैं। तो मैं रमेशन मेहरा जी का हाथ हैंड रेज्ड है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर और अपने बात कहें, अपना प्रश्न पूछें और आगे की कार्रवाई करें। जी जी मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छा आज हमारी योग कक्षा भी हुई, और आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी वो अति महत्वपूर्ण है। और ये न केवल उत्तराखंड के बल्कि ये पूरे देश की ही समस्या है इस समय। जैसे मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ भी पहले जो नदियाँ बहती रहती थी, वो नदियाँ अब जून में सूख जाती है। और निश्चित रूप से उसका कारण है, हमारे पास में ये केवलारी नदी है जो
पहले जब हम 60 के दशक में उसमें बढ़िया धार चलती रहती थी, नहाते थे। आज जैसे ही नहर बंद होती है और वो नदी सूख जाती है, ये स्थिति बन रही है। और यहाँ पर जो है, आपने जो कहा कि चौड़ी पत्ती वाले वन हम लगा रहे हैं, ये चौड़ी पत्ती वाले वन से आशय क्या है? पहले हमारे यहाँ नीलगिरी खूब लगवाई गई, अब नीलगिरी तो नहीं लग रही है, पर ये चौड़ी पत्ते वाले वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इसे बताएं जी ओम। हाँ, ये जो आपका प्रश्न है, क्योंकि चौड़ी पत्तीदार जो वृक्ष होते हैं, वो जब पत्ती जो हम लोग का मूल सोच है, हम लोग का मानना है पानी को लेकर के। जैसे आपने शायद चीड़ का वृक्ष नहीं देखा होगा, चीड़ का वृक्ष यहाँ पर होता है, पाइन जिसको बोलते हैं। उसकी पत्ती बहुत ही पतली होती है, एक 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 मतलब सुई जैसी होती है। तो उसकी बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। उससे क्या हो रहा है कि जब हम लोग जब पानी के लिए काम करते हैं, तो हम लोग का जो मूल मंत्र रहता है कि पानी को सबसे पहले दौड़ने से रोकना है। जो पानी गिरता है उसको दौड़ने से रोक देना है, उसको चलना सिखाना है। फिर अगर वो चलना सीख जाए तो फिर उसको रेंगना सिखाना है, और जब वो रेंगना सीख जाए तो फिर उसको रुकना सिखाना है कि वो रुके। ये मंत्र पर हम लोग उत्तराखंड में पानी पर काम करते हैं। और जब चौड़ी पत्तीदार वृक्ष होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ बांज हो गया, उतीस हो गया, और ये बड़ का पेड़, ये जिसको आप बरगद कहते हैं, वो हो गया, या पीपल का पेड़ हो गया, ये सब चौड़ी पत्तीदार वृक्ष जब जंगल में गिरते हैं, इनके पत्ते गिरते हैं, तो इसके अंदर जब बारिश होती है तो इसके पत्तों के अंदर बारिश जो है रुक जाती है, उसके पानी की बूंदें रुक जाती हैं, जो जमीन के अंदर नमी पैदा करती है, वो पानी को रोक देती है कि वो भागे नहीं बड़े तेजी से। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचारधारा है, ये चौड़ी पत्तीदार वृक्ष अगर हम लोग लगाएंगे तो उसके पत्ते जो है पानी को तेज भागने से रोकेंगे। और वो क्योंकि मैंने कहा हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो वो उसके कारण वो जमीन के अंदर जाएगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अब जो 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 चीड़ है, उसकी पत्ती, एक तो हमारे यहाँ जो आप इस वक्त देख रहे होंगे, ज्यादातर सुनते होंगे कि पहाड़ के अंदर सभी जगह लगभग आग लग जा रही है। तो ये जो चीड़ का वृक्ष है, ये हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि इसको सरकार ने आजादी के बाद बड़ी तेजी से डेवलप किया, बहुत तेजी से, क्योंकि इससे रेजिन निकलता है जो उद्योगों के काम आता है। लेकिन इसका पतझड़ ठीक अप्रैल महीने में शुरू होता है और ये ज्वलनशील है। उसके कारण इसकी इतनी ज्यादा अधिकता हो गई कि कहीं से भी अगर एक चिंगारी लग गई तो पूरे जंगल के जंगल चीड़ के कारण जल जाते हैं। ये मूल कारण है। जी जी, धन्यवाद। जी ओम, जी ओम। आपने बताया, लेकिन मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जब हमने वन पंचायत की अवधारणा पर बातचीत की थी, और उस समय ये बताया गया था कि कैसे लोगों ने अपने जंगलों में आग लगा दी थी अंग्रेजी शासन में। उसके बाद जैसा मोहन जी ने बताया कि आज़ादी के बाद सरकार ने, क्योंकि ये चीड़ को और उससे निकलने वाला लीसा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके लिए पूरे चीड़ के जंगल यहाँ पर लगाए गए। बांज और उसके जंगल, बाकी चीज़ों के जंगल तो पहले ही काफ़ी हद तक के उसका नुकसान हो गया था। उसके बाद और ज़्यादा नुकसान चीड़ के जंगल लगाने से हुआ, और उसका एक काफ़ी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में उस समय चिपको आंदोलन की भी शुरुआत में कुछ एक कारण चीड़ के वनों को ज़्यादा महत्व देने का भी था, और जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसमें भी इस तरह की कार्य हुए। और इसकी वजह से अब ये जो चीड़ के जो जंगल हैं, चीड़ के जो जंगल वो चौड़ी पत्ती, जैसा मोहन जी ने बताया कि बहुत ही पतली इसकी पत्तियाँ होती हैं, और उसकी वजह से कई सारी समस्याएं, ज़मीन इसकी वजह से एसिडिक हो जाती है, और फिर खेती बाड़ी भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। जो वन थे हमारे बिल्कुल वहाँ पर, अगर चीड़ के जंगल में हम किसी गर्मी के महीने में चले जाएं तो बिल्कुल हमें सांस लेने में और बाकी तरह से उसमें रहने में भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की इसकी समस्याएं हैं। कुछ दिन पहले हमारे इसी सदन पर पिरूल गर्ल्स करके नाम से कुछ एक
हमारे साथी आए थे जो इसी पेरूल के ऊपर, जो चीड़ की पत्तियां हैं, इसके ऊपर उन्होंने कुछ उद्यमिता के ऊपर कार्य शुरू किया था। तो ये वही चीड़ का पौधा है जिसको कि हम एक तरफ तो एक वरदान के रूप में लाए, सरकार ने सोचा ये वरदान होगा, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए ये अभिशाप से कम नहीं रहा, सब तरह से इसको देखा जाए तो चीड़ इसी के ऊपर जी के कारण ही जी जी चीड़ जी के वृक्ष के कारण ही सर पलायन बड़ी तेजी से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो साइकिल है हमारी टूट गई कि हम खेती हमारी अच्छी नहीं हो रही, चीड़ के जंगल होने की वजह से ज़मीन एसिडिक हो गई और उसकी वजह से शुष्क हो गया, पानी सूखने लग गया। तो लोगों को लगा कि हमारे पास तो कुछ चीज़ यहाँ अवसर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें हमारे पास जो अवसर हैं वो पलायन के की तरफ हम लोग बढ़ें। साथ ही हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं उत्तराखंड में जहाँ बारिश जो है उसकी भिन्नता देखी जाती है बहुत ही कम क्षेत्रों में, कि एक जगह तो आपको बारिश बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसके 5 किलोमीटर दूर चले जाएं तो बारिश एक तिहाई या आधे के आसपास होगी, जिसको रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो कई सारे ऐसे रेन शैडो एरियाज़ में जहाँ पानी बरसता ही कम है, तो वहाँ पर जब चीड़ के जंगल वहाँ पर लग जाते हैं तो ये समस्या और ज़्यादा विकराल हो जाती है। तो ऐसी यहाँ की जो पारिस्थितिक स्थिति है, तो उसके आधार पर यहाँ पर जब ये हम पानी को बचाने के, पानी बोने का जो कार्य कर रहे हैं मोहन जी, उससे संबंधित प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर डी शर्मा जी हिमाचल से हैं, आपका हैंड रेज्ड है, कृपया अनम्यूट करके अपनी बात कहिएगा जी। हाँ जी जी, डी शर्मा जी। तो आपने बात रखी आज की ये जो हमारे जी नमस्कार। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज हाँ हाँ अब आ रही है जी। आ रही? हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है जी शर्मा। नमस्कार। पवन जी को नमस्कार और आज के मुख्य प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। इन्होंने जो एक कार्य अपना कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, क्लस्टरिंग की, ग्रुप बनाए और लोगों को इन्होंने जागरूक किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन जो ये अभी बात हुई पानी की संरक्षण की, ये समस्या जो है हमारे पहाड़ों में विकृत होती जा रही है। समय में बारिश नहीं होती और बारिश जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है। जहाँ तक चीड़ के जंगलों की बात है, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि चीड़ के जंगल बहुत खतरनाक इनकी पत्तियां होती है, इससे जो है पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। और एक मैं जब उत्तराखंड में वहाँ हार्क में था तो मोरी से पहले एक जगह आती है, बहुत प्लेन जगह है, वो पार्क भी है वहाँ। तो वहाँ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वृक्ष था चीड़ का। जब वो गिरा तो मेरे ख्याल कई सैकड़ों फुट में उसकी लंबाई थी। तो वहाँ की जो विविधता है, ये चीड़ उसके लिए बहुत सूटेबल है, उस क्षेत्र के लिए। कुछ नेचुरल भी है, कुछ प्लांटेशन भी की है। तो मेरे हिसाब से अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ये प्लांटेशन का कार्य कि चीड़ नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ ये चीड़ होती है वहाँ सारे जो जैव हमारे पौधे है, पेड़ पौधे है, झाड़ियाँ सब वो नहीं उग पाती है। तो ये जो चौड़ी पत्तियों का जो वृक्षारोपण है, ये हमें ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के पर्यावरण में वो पानी की जो संरक्षण है वो हो सके। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जब चौड़ी पत्ती वाला, क्योंकि पहाड़ों में सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं और वो जो पत्ते हैं वो पेड़ के आसपास या मैदान नीचे खेतों में गिरते हैं और फिर वो पानी की कंजर्वेशन का बड़ा रोल रहता है उसमें। और ये हमें आगे अभियान को चलाना चाहिए। और जो ये पानी की इन्होंने कहा कि हमारा जो टेरेसेस है, एक सीढ़ी नुमा जो हमारे खेत है, ये जब तक इसकी कल्टीवेशन होती नहीं रहेगी तो पानी की जो हमारी उपलब्धता है, वो पानी बहेगा,
बंजर भूमि से एक सीढ़ी में दूसरी सीढ़ी में जाएगा, तीसरी सीढ़ी, जब चौथी सीढ़ी में आता हो तो मिट्टी को बड़ा भारी वो ले जाता है, साथ में सॉइल इरोजन होता है, उसमें बड़े बड़े लैंडस्लाइड आते हैं। यही कारण है उत्तराखंड में जो हमारी परिस्थितियां, मैंने भी काफी अल्मोड़ा से बागेश्वर में ये जो फॉरेस्ट के जो आपके वाटरशेड स्कीम्स थी, इसमें मैंने उनके साथ कुलदीप उनियाल के साथ जो है इनकी डीपीआर में उसमें भाग लिया था। तो ये अब धीरे धीरे जो है हमें ये समस्या जो है आ रही है। तो मेरा साहब से निवेदन है कि अभी भी कुछ आप इसमें और कार्य कर रहे हैं कि अब ये कार्य जो है पूर्ण हो गया है? धन्यवाद। मेरा ये कार्य लगातार है और जब तक जीवन है तब तक ये चलता ही रहेगा। चलो, क्योंकि ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी भी ये पहाड़ी क्षेत्रों का जो आपका हमारा जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय है। यहाँ बहुत छोटे खेत हैं, तो ये तो पानी का जो आपने कहा कि ये जो आपने कितने लाखों रुपया लोगों से प्रेरित किया कि वो पानी के तालाब बनाए, तालाब से पानी मिले। तो अल्मोड़ा भी एक बहुत अच्छी जगह है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आपने कार्य किया। मेरा अपना मानना रहा है कि अब जैसे प्रारंभ में मैंने भी कई जगहों से हेल्प ली थी, कई जगहों से काम किया, और लेकिन जब तक जनता नहीं जुड़ेगी और जब लोग जैसे बहुत से लोग उसमें अन्यथा ना लें, बहुत से लोग रिटायर होकर के महानगरों में बस गए। महानगरों में बसने के बाद वो लोग हमारे गांव की, हमारे पर्यावरण की, हमारे क्षेत्र की चिंता तो करते हैं, वक्तव्य तो देते हैं, किसी मीटिंग में देते हैं, दिल्ली में किसी मीटिंग में देते हैं, लखनऊ में किसी मीटिंग में देते हैं, मैं जाता हूं उनमें। तो मेरा अब सबसे बात, उसके बाद मेरी एक ही अपील रहती है सबसे कि मेरे गांव के भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जो मुझसे एक ही बात कहते थे कि तू शहर छोड़ के गांव में चला गया, अब तू गांव में बस गया, तो तू ये कुछ कर यहाँ के लिए। अरे भाई करेंगे कैसे, आप लोग ने बंजर खेत छोड़ के चले गए हो, आप लोगों के खेतों की समस्या है। तो मैंने सबसे कहा कि आप अपने खेतों में काम करिए, आकर के कुछ नहीं तो एक तालाब बना दीजिए अपने खेत में, एक तालाब छोटा सा बना दीजिए। तो लोगों ने इस बात को माना और लोगों ने पैसे दिए। पैसे लोग देते हैं, पैसे की प्रॉब्लम अभी नहीं आई है, इस ऊपर वाले की कृपा से कि पैसे कहीं से कमी हो रही हो। लोग अपने आप खेतों में अपने खाव खोद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं। इसके लिए हमको सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट पर निर्भर ना होकर के जनता का प्रोजेक्ट इसको बनाया गया है। तो रिस्कन नदी को बचाने के लिए पूरा प्रयास अभी जनता कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास होगा कि अन्य क्षेत्रों में। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग कर सकते हैं, उन लोगों को कम से कम एक स्रोत को बचाने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो शहर में रह रहे हो चाहे कहीं रह रहे हो। उनको एक स्रोत के आसपास के को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गैर बर्फीली नदियां तभी जिंदा रहेंगी, मेरा ये मानना है, और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी जी धन्यवाद मोहन जी। मैं आपकी अपील को सब लोगों ने सुना है। मुझे विश्वास है कि हम छोटे छोटे कदम लेते हुए अपने स्तर से जो हम स्वयं कर सकते हैं उसको लेते हुए आगे चलने का प्रयास करेंगे। मैं इसी क्रम में डॉक्टर किशोर दुबे जो महाराष्ट्र से हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी टिप्पणी और अपने प्रश्न पूछें। जी डॉक्टर दुबे। धन्यवाद पवन सर। आज के मुख्य अतिथि जो है उनका कार्य है बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा है। उस चर्चा के दौरान हमारे मित्र रमेश जी ने जो बोला कि भाई उसमें अगर प्लेन में, वो तो ठीक है, पहाड़ी एरिया के लिए तो मुख्य अतिथि जी ने बता दिया, उत्तराखंड जैसे एरिया के लिए, लेकिन प्लेन एरिया जो होता मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसका सिर्फ मैं अनुरोध करूंगा। महाराष्ट्र में कंटूर बंडिंग जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे स्लोप है वहां पे सरकार की तरफ से करीबन 20-25 साल के पहले कंटूर डाले गए हैं। एक दूसरा, महाराष्ट्र में अभी भी जो 2-4 साल से अभियान गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में चल रहा है कि जो मांगेगा उसको फार्म पॉइंट किया जाएगा फ्री में। सिर्फ फार्म पॉइंट हमारे यहाँ होना, 1 होना 2 होना, ये कहा जाता है, और उसके आधार पे
उसको सैंक्शन मिल जाता है और जेसीबी के माध्यम से वहां पे पॉइंट बनाए जाते हैं। तो इससे ऐसा हुआ है कि मैं महाराष्ट्र की कंपैरिजन करूंगा, तो जहाँ पे जलगांव और बाकी जहाँ पे बहुत केला और बाकी सब होता है, वहां पे वाटर टेबल 400-500 फीट के नीचे गया है। और हम विदर्भ एरिया में, जहाँ पे ड्राई एरिया कहा जाता है, वहां पे वाटर टेबल आज भी 100-150 फीट के ऊपर ही है। तो ये जो कंटूर बंडिंग किया गया है और जो फार्म पॉइंट्स बहुत बड़े पैमाने में हमारे यहाँ किए गए हैं, उसका एक नतीजा ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी एक छोटी सी चीज जो प्लेन्स के मैदानी क्षेत्रों के लिए, कि वहां पे चौड़ी पत्तियां लगाना एक तो पार्ट है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जिसको हम खसखस की रूट्स बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। वो कहीं पे भी लगाया जा सकता है, जिसको खस की रूट्स बोलेंगे, क्योंकि वो रूट्स जमीन के अंदर में पानी को रोकती है और ब्रॉड होती नहीं है, उसका विस्तार होता नहीं है। जैसा कि हम अगर बांबू लगाए तो बांबू क्षेत्र बढ़ते जाता है, या दूसरे भी पेड़ लगाए तो वो बढ़ते जाता है, लेकिन ये अपनी मात्रा में रहते हैं। तो उसका जो कंटूर बंडिंग होता है, प्लेन्स में हो या हिल्स में हो, कहीं पे भी हो, तो वो यदि लगाया गया, उसके लिए यदि लोगों को प्रोत्साहित किया गया, तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। ये हमें जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर डॉक्टर दुबे। आपने प्लेन्स में कंटूर बंडिंग के माध्यम से ग्राउंड वाटर को बढ़ाने की बातचीत कही है, और निश्चित रूप से जब ग्राउंड वाटर बनेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे आजीविका में और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आएगा। प्रश्न जो है वो ये है कि जो नदियाँ हैं और नदियों के ऊपर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी, क्योंकि हमारे वहाँ जो नदियाँ हैं वही जीवनदायिनी नदियाँ हैं। चाहे वो गंगा है, चाहे वो नर्मदा है, चाहे वो गोदावरी है, चाहे कावेरी है। तो ऐसी जो नदियाँ हैं जिससे कि लोगों का जीवन जो है ज़िंदगी चलती है, और उसकी वजह से पूरी एक संस्कृति बचती है। जो अभी हमने देखा, जैसे कुंभ मेले में भी हमने देखा कि कैसे हम वहाँ पर चल रहा है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे जो नदियाँ हैं, चाहे वो छोटी छोटी नदियाँ ही क्यों नहीं हो, उनको भी हमें संरक्षित करने पर और उनको पोषण देने की आवश्यकता है। तो इस विषय पर इसको आप यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, नदियों को जो स्थानीय संस्कृति है और वहाँ के जो मंदिर हैं, और जो आप पेड़ लगाने की बातचीत कर रहे थे कि हम जन्मदिन पर, शादी के अवसर पर, विभिन्न अवसर पर पेड़ भी लगा रहे हैं, और वो और हमारे जो तालाब बन रहे हैं, उनका किस प्रकार से सामंजस्य हो पा रहा है। मैं मोहन जी से पुनः इसमें बारे में आग्रह करूंगा कि अपने अनुभव बताएं। हाँ, देखिए, मैं जो हूँ अपने आसपास जितने भी हमारे पूरे कम से कम 2-3 ब्लॉकों में, अब तो खैर ये गढ़वाल में भी काफी लोग कर रहे हैं, जो भी जन्म पर या किसी शुभ कार्य पर, नौकरी लगने पर, इन सब पर एक पेड़ लगाने का और एक खाव बनाने का सिलसिला तो हमने प्रारंभ करा है कि आप एक चौड़ी पत्तीदार वृक्ष लगाइए और एक साथ में जो है एक तालाब छोटा सा अपने खेत में या किसी बंजर जमीन पर बनाइए। ये तो सिलसिला हमारे क्षेत्र में हो गया है और महिलाओं ने तो यहाँ अच्छे जंगल बनाए हैं, लेकिन अब ये भी है कि चीड़ के जंगल भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं। ये जो चीड़ की बात आई थी, उसको हम लोग धीरे 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 हटा देना चाहते हैं लोगों के दिमाग से। पहले पहले जब ये आजादी के बाद इसको शुरू हुआ था, तो इसको सोचा गया था कि ये अच्छा लकड़ी जलाने के काम आता है, और सरकार को क्योंकि उसमें रेजिन वगैरह, लीसा वगैरह चाहिए था, तो उसको धीरे धीरे बच्चों के माध्यम से, उसके माध्यम से ये हट रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब लोग व्यक्तिगत तो लोग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, सरकारी जंगलों में लग जा रहा है अभी, लेकिन व्यक्तिगत नहीं लगाया जा रहा है। तो हम लोग ने इसीलिए इसको, किसी का बच्चा हुआ तो ठीक है, उसके नामकरण के दिन एक पेड़ लेके उसके पास पहुंच गए, उससे कहा इस पेड़ को आप लगा दीजिए। प्रारंभ ऐसे किया था। अब धीरे 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 बच्चों के माध्यम से, अन्य उनके माध्यम, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने सारे अपने आसपास के 3 इंटर कॉलेज के बच्चों को भी इन सब कामों में जोड़ दिया है। उनके यहाँ ऐसे पानी बो पानी उगाओ की ये जो बोलते हैं क्लब टाइप का बना दिया है, जिससे कि वो बच्चे अपने आसपास के नदियों को संरक्षण करने के लिए काम करते रहें। साथ में नदियों का भ्रमण, साथ में ये स्टडी कराते हैं हम बच्चों को
कि ये नदी क्यों सूखी या ये नौला क्यों सूखा। इसके ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ करके इंटरव्यू कराते हैं कि वो लोग अपना इंटरव्यू लें अपने बुजुर्गों से कि जब उनकी आज से 50 साल पहले कैसा था पानी और 50 साल बाद कैसे ये आज ये स्थिति क्यों हो गई। ये सब कराने से, लगातार लगे रहने से और बहुत सारे अध्यापक, रिटायर्ड लोगों को जोड़े रहने से ये काम हो रहा है कि वो लोग अपने आप से भी इसमें पैसे लगा के बहुत सारा काम कर दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में। लेकिन हमको एक बात तो बड़ा जैसे अभी आपके मध्य प्रदेश में हमारे साथी लोग जुड़े होंगे, बेतवा नदी के जो उद्गम है वहां भी पानी सूख गया। उस उद्गम नदी पर जो गौमुख बना हुआ है वहां से पानी निकलना बंद हो गया है, सूख गई है बिल्कुल। बेतवा नदी का जो उद्गम था वो सूख गया, तो उसका प्रभाव तो धीरे धीरे पड़ेगा ही। तो उसको बचाने के लिए कुछ लोग पहल कर रहे हैं, वहां अन्य लोगों ने भी पहल करनी चाहिए। जहां जहां नदियां सूख रही हैं, कम होता जा रहा है स्रोत, वहां वहां लोगों को स्वतः जा करके इन स्रोतों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ये मेरी एक तो इसमें अपील है। हम लोग का जो कार्यक्रम है वो यही है कि चौड़ी पत्तीदार लगाओ वृक्ष, महिलाएं भी लगाएं और जो गांव के जो बच्चे हैं वो भी लगाएं, जो शहर से आते हैं वो भी लगाएं। और ये जो हमारे बहुत सारे बच्चे शहर में पढ़ते हैं, उन बच्चे को जब ये जून के महीने में गांव आते हैं, उन बच्चों को भी मैं जोड़ता हूँ, उनसे भी वृक्ष लगवाता हूँ कि वो लोग आकर के जून के महीने में एक वृक्ष अवश्य लगाएं, नौले साफ करें। शहर के बच्चों को मैं आपको एक उदाहरण दूं, पिछले साल 5 जून को एक शहर से आए हुए, क्योंकि गांव में आप अपने यहाँ के बच्चे तो है नहीं, हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है 10 दिन का, तो सब बच्चे आ जाते हैं। तो मैंने उनको 5 जून को एक नौले की सफाई के लिए लगा दिया। एक नौला था, उसकी सफाई करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मैंने कहा इसकी सफाई करेंगे सब लोग। शहर के बच्चे थे, आए, पहले हाथ नहीं लगाया कि गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उन्होंने जम करके हमारे साथ काम किया। जब हम लोग आगे आए, उसमें 2-3 लोग, तो खूब सफाई करी। तो एक से बच्चे से मैंने पूछा, तुमने कभी पहले, इससे पहले पर्यावरण दिवस के बारे में जानते हो? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? हमने कहा हमने एक चित्र बनाया था अपने स्कूल में पहले, केवल चित्र। हमने कभी ऐसे काम नहीं किया कि कोई नौला साफ करें या कहीं सड़क साफ करें या कहीं किसी उस पर काम करें, ऐसा नहीं किया। मैंने कहा तुमने कभी अपने जन्मदिन पर ऐसा कोई काम किया? तो उसने कहा नहीं। तो हम लोगों को कैसे ही बच्चों को इस प्रकार उसके जन्मदिन पर इन सब कार्यक्रमों पर जोड़ना होगा कि वो लोग एक 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 100 मीटर सड़क के आसपास या किसी क्षेत्र की सफाई कर दे, किसी नदी की सफाई कर दे। हमारे यहाँ ये अभियान चला है। हमारे यहाँ कठैत जी ने, चकुटिया के बलवंत जी ने, हमारे सुरेखेत में ये महेश फुलारा ने, इन सब ने अपने बच्चों के जन्म दिनों पर विशेष कार्यक्रम, किसी क्षेत्र की सफाई का बच्चों को ही जोड़ करके वहीं पर केक काट करके प्रारंभ किया है कि हम लोग ऐसे जन्मदिन मनाएंगे, ऐसे हम संस्कार बच्चों में डालेंगे। क्योंकि अंतोगत्वा नदी में पानी की कमी हो रही है या पर्यावरण बिगड़ रहा है, उससे हम लोग से ज्यादा प्रभावित तो बच्चे हो रहे हैं, जो उनका भविष्य है अब आगे। तो उनके दिमाग में ये हमको डालना होगा। पढ़ाई जैसे हम लोग इतना दबाव डालते हैं, माँ बाप और सब लोग, कि पढ़ाई करनी है नहीं तो तुम कैसे खाओगे, वैसे ही हमको ये भी डालना होगा कि पर्यावरण शुद्ध करना है, पानी को बचाने के लिए प्रयास करने, नहीं तो पानी कहाँ से खाओगे। ये हमको बच्चों में लाने का प्रयास हम लोग ने अपने क्षेत्र में किया है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में हो, सब लोग इसको करें। जैसा हमारे भी साथियों ने कहा है कि कैसे हम लोग प्लेन्स में काम कर सकते हैं। पूरा दिल्ली देखिए आप, पूरा महानगर देखिए आप, कंक्रीट से, सीमेंट से, डामर से पूरा भर गया है। और मैं वहां जब जाता हूं तो वो लोग कहते हैं पहले हम लोग 100 फीट से पानी निकालते थे, अब 150 फीट से पानी निकालते हैं, फिर 250 फीट से पानी निकालते हैं, 300 फीट से पानी निकालते हैं, आगे बढ़ता चला जा रहा है उसका जो उसकी पंपिंग कर रहे हैं। तो वो जब पानी अंदर जाएगा ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, पानी आएगा कहाँ से। ये तो शहर वालों के लिए भी है कि आप लोग जहां पर भी रहते हैं वहां एक रिचार्ज वाला कुछ करें उसमें पानी की, या गवर्नमेंट को ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि कुछ एरिया को छोड़ करके उसमें केवल तालाब बना करके उसमें छोड़ दिया जाए कि वो रिचार्ज, बारिश का पानी जो है नदी के माध्यम से बहे नहीं बल्कि वहां रुक करके वो जमीन के अंदर रिचार्ज हो। ये सभी ने सोचना है। पानी बोने का मतलब सिर्फ पहाड़ से नहीं है मेरा, ये शहर में भी करना पड़ेगा जहां बंजर जमीन पड़ी हुई है,
वहां बारिश के जल को रोकने के लिए तालाब बनाने पड़ेंगे। अनुपम मिश्रा जी का आज भी खड़े हैं तालाब वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पर काम करना पड़ेगा। ये हमको ये जो एक जो भाग हो गई है पूरी पैसा कमा करके जीवन को सुखी बनाने की, उसकी तरफ से मुड़ना पड़ेगा किसी प्रकार से, फिर से आना पड़ेगा। लोगों ने, जब मैं प्रारंभ में सर आया था यहाँ 90 में, तो मेरे ही भाइयों ने, मेरे ही रिश्तेदारों ने, मेरे ही लोगों ने कहा था, क्या बेवकूफी कर रहा है तू, बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसरों ने कहा था, वीसी साहब ने कहा था, क्या कर रहा है तू, वहां गांव जाके क्या करेगा। मेरे पिताजी ने कहा क्या करेगा गांव में जाकर के। मैंने कहा नहीं, मैं गांव जाऊंगा, मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, मैं तो गांव में जाके रहूंगा। क्यों रहूंगा कानपुर में, आपके इस शहर में क्यों रहूंगा जहाँ पर जी नहीं पाता ढंग से। तो मैंने कहा मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, और मैं यहाँ आ गया। मैंने यहाँ आकर के फिर जॉब तो मैंने 1 साल बाद लग किया। तो मेरे को ये है कि हमको ये इस प्रकार का माहौल बनाना पड़ेगा जिससे लोग फिर से गांव की तरफ को चलें, और वहां जब तक और लोग शहर में रहने वाले समझ वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक गांव का भला नहीं होगा। ये मेरा, और तब तक ये पानी अगर आज अगर हमारी ये जो रिस्कन नदी का जल का स्रोत सूखा है, तो आने वाले जमाने में दिल्ली के अंदर भी पानी की समस्या हो जाएगी, भले ही वो 50 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, वो होगी जरूर। तो उसको बचाने के लिए, उसके भविष्य के लिए हमको इस पर चिंतन करना होगा। यही हमारा जी, बहुत सुंदर मोहन जी, बहुत ही बढ़िया आपने अपने अनुभव सुनाए कि किस प्रकार से जो हमें समस्या अभी नहीं लग रही है, हमें लग रहा है कि समस्या का तो समाधान हो गया है। और जो चीज़ जैसा कहा जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे, तो हम ये देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में या अन्य जगह पर भी अगर हम वहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगा दी और इंडस्ट्री का पानी जो है ग्राउंड वाटर में चले जा रहा है, हमने खेती की, उसमें पेस्टिसाइड बाकी सब चीज़ें डाली, उसका भी प्रभाव हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। इसके अलावा हमने प्लास्टिक और इस तरह का अन्य कूड़ा उसमें डाला, तो वो भी इसमें अंदर चले जा रहा है। तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। पानी को भी हमने शुद्ध रूप से अगर हम बो पाते हैं तो वही पानी का हम हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, उसी की हम उपज ले पाएंगे। इस प्रेरणादायक शब्दों के साथ मेरा प्रश्न यह भी है कि जो बूढ़ी महिला ने आपको पानी उगाने के बारे में बात की, तो क्या अभी वो हैं और क्या आपकी उनसे विषय पर बातचीत होती है? उनके ना, अब विचार क्या है जी? उनको वो तो शायद दो नहीं, दो या 2.5 साल हो गया उनकी डेथ हो गई। तो काफी 80 साल से ज्यादा की थी वो। क्योंकि उन्होंने इन्हीं खेतों में काम किया था, इन्हीं में निराई करी थी, इन्हीं में गुड़ाई करी थी। और सर उनका इतना बड़ा ज्ञान था कि पुरानी महिलाओं का, कि वो जब खेत की निराई गुड़ाई करती थी, वो उस वक्त ये ध्यान रखती थी कि इसका गुड़ाई करते वक्त भी ढलान नीचे की तरफ को ना हो, पहाड़ी की तरफ को हो। हल्का ढलान पहाड़ी की तरफ को होता था, तो जब हल्की बारिश भी होती थी वो पहाड़ी की तरफ जमा हो जाती थी और वही पानी नीचे चला जाता था। ये ज्ञान मुझे उसी महिला ने दिया। उन्होंने कहा हम लोग निराई गुड़ाई वक्त भी ये ध्यान रखते थे मास्टर, कि हम ये खेत का जो ढलान जो है नीचे की तरफ को ना हो, पहाड़ी की तरफ को हो, जिससे कि वहां पानी जमा हो जाए और वो जमीन के अंदर चला जाए। ये उस महिला ने मुझको ज्ञान दिया था। वो जर्जा कहते थे उनको, अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने ये पानी बो वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं ने दिया। उनको भी आज हम याद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव का जो शब्द के रूप में आपको बताया, उसका ये जो प्रभाव है उसकी वजह से हम इसके बारे में आज लाभान्वित हो रहे हैं। वहाँ के जो जंगल ज़मीन खेती वहाँ पर आपकी लाभान्वित हो रही होगी। और मुझे लगता है कि न केवल मनुष्य बल्कि जो पोखर बने, तालाब बने, उससे जो जंगली जानवरों को पानी पीने की, चिड़ियों को, उनको भी कुछ समस्या उनकी भी तो हल होती होगी। इसके आपका क्या अनुभव है? नहीं सर, उनका गांव के जो तालाब थे, हुआ क्या कि जब जब ये उत्तराखंड में जब हुआ, जो हमारे पूर्वज थे जब यहाँ बसे, तो उन्होंने बड़े बड़े तालाब बना रखे थे टॉपों पर, पहाड़ी की ऊंचाइयों पर। गांव का नाम है छतना खाल, खाल का मतलब एक तालाब था, उस गांव का नाम है छतना खाल, चौड़ा खाल। वो एक बहुत बड़ा, बहुत, खाल का मतलब यहाँ तालाब से होता है, बहुत बड़ा तालाब हुआ, उस गांव का नाम ही चौड़ा खाल है। तो उसको बुजुर्गों ने बनाया था।
लेकिन हुआ क्या आजादी के बाद कि सबका रुख शहर की तरफ को हो गया। सब लोग धीरे-धीरे पलायन करने लगे, तो किसी ने गाँव के उन खालों का ध्यान ही नहीं दिया कि इससे कुछ रिचार्ज भी होता है, इससे नौले धारे भी बने रहेंगे, इससे पानी का फायदा होगा। ये सब नहीं किया यहाँ पर। मैंने स्टडी करी कम से कम 100 से ज्यादा खालों की ऐसे, जो उफराएं खाल, ये सब बड़े-बड़े खाल थे जिनमें धीरे-धीरे मिट्टी भर गई, टूट गए, अस्त-व्यस्त हो गए, क्योंकि लोगों का रुख जो है शहर की तरफ हो गया, भौतिकता बिल्कुल बात की तरफ को चला गया, तो वो सब अथर गए, बंद हो गए। सबसे पहले जब मैं आया था यहाँ पर 90 में, सबसे पहले मैंने जब अपने कोई काफ़ी बुजुर्गों से पूछा, ताऊ जी से, इनसे से भी क्या कारण था पहले ऊपर, तो उन्होंने कहा ऊपर खाल था और अभी भी उसमें हल्का-सा पानी रहता है। तो सबसे पहले मैंने उसी को चौड़ा किया। मैंने कहा इसको खोदेंगे सबसे पहले। तो ऐसे लोगों का ध्यान नहीं गया शहरीकरण के कारण। वो उस कारण से अब देखिए सुरईखेत में इतना बड़ा तालाब है हमारे यहाँ इंटर कॉलेज के पास, जो 400 साल पुराना था। 400 साल पुराना तालाब, वहीं पर फील्ड है। उस फील्ड के अंदर मैंने उस पर एक स्टोरी भी लिखी है। उस फील्ड में उस तालाब के जिसमें उस तालाब में साल भर पानी रहता था। वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए टूर्नामेंट हुआ तो वहां जो हमारे नेताजी आए एक बड़े, उन्होंने बच्चों से कहा कि उस तालाब में क्या होता था, बॉल चली जाती, तो उन्होंने पैसा स्वीकृत किया अपने बजट से और कहा इस तालाब को बंद कर दो। और युवा लड़के थे, किसी की सोच नहीं आया और उन्होंने उस तालाब को बंद कर दिया। बजट से पैसा लेकर के उसको बंद कर दिया कि इसमें क्रिकेट ठीक से हो सके। और उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि उसके नीचे जो नौले थे वो सूख गए। बाद में उसमें महिलाओं ने फिर हल्ला मचाया कि ये तालाब बंद कर दिया, जिसके कारण जो है ये हमारे यहाँ नौले सूख गए। तो उसके बाद फिर जो है उसमें उसको खोदने के लिए फिर एक पैसा स्वीकृत किया गया और उसको फिर से खोदा गया, क्योंकि वहां कम से कम 10-12 गांव की जानवर जो है वो पानी पीते थे मई जून के महीने में। मैंने देखा उसको प्रारंभ में, तो उस वक्त वहां पीते थे पानी। उन सब प्रभावित हो गए, सबको दिक्कत आने लगी उससे। तो फिर हुआ, फिर उसको खोदा गया। लेकिन अब खोदने के बाद वो जितना पानी उसमें गिरता है वो सब जमीन के अंदर चला जाता है, रुकता नहीं है। क्योंकि जो खालों का जो वो है, वो कोई साइंटिस्ट बता सकते हैं ज्यादा, वो कई वर्षों में उसमें मत के गोबर से और गाय के जाने से, उनके खुरों से धीरे धीरे उसके छिद्र बंद हो जाते होंगे, तब उसमें पानी लंबे समय तक रुकता होगा। ऐसा मैंने उससे अंदाज लगाया। तो उससे वो तो बहुत ज्यादा लाभदायक है इन तालाबों के लिए, उनके लिए। अभी भी एक हमने गनौली में ऐसा ही तालाब बनाया है, जिससे कम से कम आसपास के सारे जितना जानवर यूज नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनको ठेकेदार ले जा रहे हैं वहां से पानी अपने दीवार बनाने के लिए, इसके लिए उसके लिए। उसको मई जून के महीने में जब पानी की कमी होती है तो वहीं से ले जाते हैं वो गाड़ी लगा के। वो तालाब बनाया हुआ है, कभी बहुत बड़ा सा तालाब हम लोग ने वहां पर बनाया, उसमें सब रुकता है पानी। तो ऐसे बहुत सारे तालाब बनाए गए हैं जो जनता के सहयोग से ही बनाए गए हैं, और कोशिश हमारी यह है कि आगे लोग आए। जैसे एक मैं उसका विरोध नहीं करता कभी भी, कि लोग एक रामायण कराते हैं, एक भागवत कराते हैं, एक कोई अन्य कार्यक्रम धार्मिक कराते हैं, वो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ एक तालाब भी बनाए, वो भी एक भगवान विष्णु की ही पूजा है, कि जल जो है वो भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। तो इस विचारधारा को की तरफ को लोगों को लाना होगा कि आप करें धार्मिक काम, अच्छी बात है, लेकिन इस तरफ को मुड़ें थोड़ा सा, जिससे एक छोटा सा जंगल बना दें अपने पिताजी के नाम पर या अपने दादा के नाम पर, चौड़ी पत्तीदार 100 पेड़ों का ही सही, एक तालाब बना दें। इस प्रकार से चिड़ियों का भी फायदा होगा और पक्षियों, ये जानवरों का भी फायदा होगा, इन सब का फायदा होगा। ये भी एक पुण्य का कार्य है। इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग फैला रहे हैं, कर रहे हैं। जी धन्यवाद मोहन जी, बहुत सुंदर। सबको देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि और लोग क्या कर रहे हैं और उसका फ़ायदा कैसे होगा। कई बार सरकार, जैसा आपने बताया, प्रयास करती है कि समाधान निकले, लेकिन वो समाधान के साथ साथ नई समस्या को जन्म दे देती है, जिसके बारे में सोचा नहीं गया है।
आज भी ऐसा ही हो रहा है कि सरकार कह रही है कि सोलर पंप लगा के आपका बिजली का खर्चा जो है कम हो जाएगा। लेकिन जब सोलर पंप लग रहा है तो पानी भी ग्राउंड वाटर से ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि लग रहा है ये तो फ्री में है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है। तो कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि फ्री नहीं है। किसी हर एक संसाधन की अपनी एक सीमा होती है, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसके ऊपर हमने पूर्ण में भी बातचीत की है। अब मैं हमारा जो प्रश्न है, रमेश चंद मेहरा जी का हैंड फिर से रेज्ड है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उसके बाद दिनेश सेमवाल जी ने भी अपना हैंड रेज किया था। तो मेहरा जी आप पहले आइए, उसके बाद फिर दिनेश सेमवाल जी हो। जी। जी अभी अभी सर हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अनुपम मिश्र का नाम लिया। उस समय जब हमारे चिपको आंदोलन चल रहा था और नर्मदापुरम में मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा था, तब उनसे मेरा भी मिलना हुआ है। और उन्होंने जो लिखे कि तालाब आज भी खड़े हैं, तो उसमें उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, कि जब राजे महाराजे थे वो भी उस उत्सव मनाते थे और उसमें जाते थे। पर आज वो चीज नहीं है। आज ना तो हमारे जिला पंचायत के कोई अध्यक्ष इस तरफ ध्यान देते हैं, न जनपद अध्यक्ष देते हैं, न विधायक देते, न सांसद देते। जब यदि ये लोग उस तरफ ध्यान देंगे और उसको उत्सव जैसे मनाएंगे। आज हम नर्मदापुरम में देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक गांव में एक एक तालाब थे, अब वो सब तालाब जो है मिटा दिए गए हैं। और जो नदियां जहां से उन तालाब के माध्यम से चलती थी वो सब सूख रही है। उनका उद्गम ही खत्म हो गया, तो वो तो सूखेंगी। तो ये जो तालाब जो मिटे हैं, ये या तो प्लाट बांट दिए या कुछ कर दिए, या लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। तो तालाब जैसी चीजें, तो अब चूंकि यहाँ नहर है तो नहर से पानी मिल रहा, और तालाब की तो अस्तित्व ही खत्म हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो तालाब है ये हमारे लिए जरूरी भी है, और इस पर जो चिंतन हो रहा है वो बहुत अच्छा है। जी ओम। जी, धन्यवाद मेहरा जी आपके अनुभव के लिए। और दिनेश सेमवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात कहिए। उसके बाद फिर नहीं तो अगला हैंड रेज्ड है सिंगोरिया एंटरप्राइजेस। आप अनम्यूट करके अपनी हाँ बात कहिए। जी 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 दिनेश। आदरणीय सर, धन्यवाद। और आज की बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है आदरणीय कांडपाल सर, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत। और जिस तरह से उत्तराखंड में खासकर अल्मोड़ा से आपने जो बात रखी है, जो पूरे उत्तराखंड की ही बात है, और संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आपको जब सुना तो तब मुझे ये लगा कि बहुत पहले खूब प्रचलित कह सकते हैं कि वायरल गीत होता था कि उठ उठ मेरा भरत धरती सजा दे। तो यही मुझे कांडपाल जी में दिख रहे हैं कि वो ये पर्यावरणीय चेतना के प्रति जागरूकता कर रहे हैं। क्योंकि हम शिक्षित तो हो गए हैं, पढ़े लिखे सभी हो गए हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति जो शिक्षण है और उस जागरूकता है वो कम है। मेरा प्रश्न तो तब था, लेकिन वो आदरणीय पवन सर ने पूछ ही लिया था, वो ईजा जिन्होंने आपको प्रेरित किया था, तो आपने बता ही दिया है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अल्मोड़ा में, क्योंकि हमारे जो नौले हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से, और मुझे लगता है उत्तराखंड में सबसे अच्छे नौले हैं तो अल्मोड़ा में। तो उनकी स्थिति क्या है? क्या अभी भी नए नौलों का निर्माण हो रहा है? क्योंकि मैंने अ, असल में उत्तराखंड की लगभग 3 बार यात्रा की, पूरे गाँव की यात्रा करने की कोशिश की। हालाँकि सफलता पूरे गाँव को तो नहीं मिल पाई घूमने में, लेकिन बीच-बीच में, क्योंकि मैं असल में हमारा जो क्षेत्र है ऊखी मठ का क्षेत्र, वो भूस्खलन से बड़ा प्रभावित रहा। और उस दौरान क्या था कि वो नदियों पर सुरंगें बन रही थी। एक एक जगह से पानी दूसरी जगह, जो मधुगंगा है, तो मधुगंगा मंदाकिनी के बीच से एक बहुत बड़ा टनल बनाया गया। तो उसमें हम छोटे थे, लेकिन जो ग्रामीणों का विरोध था कि हमारी ज़मीन को धँसाव हो जाएगा और यहाँ की जो पेड़-पौधे हैं वो सूख जाएँगे। सरकारों ने तो समझा नहीं, लेकिन बाद में वो हुआ वही। बहुत बड़ा इलाके तक इसका प्रभाव पड़ा, भू-धँसाव हुआ, और कई-कई मकान भी उसमें स्वाहा हो गए, हमारा क्षेत्र भी, हमारी बहुत बड़ी ज़मीन उसमें चली गई। तब मुझे ध्यान आया कि पता नहीं क्या प्रेरणा मिली होगी। मैंने अपने ज़िले और फिर बाद में चमोली ज़िले का और उसके बाद उत्तराखंड के अलग-अलग ज़िलों का भ्रमण किया। उस दौरान ये भी रहा कि जागेश्वर के पास जो जटागंगा है, वहाँ हमारे कुछ वहीं के अल्मोड़ा के ही साथी थे, तो हमने उसका भी हम फ़ोटो खींचने के लिए गए थे, लेकिन देखा कि नदी में बहुत सारा
मंदिर से आने वाले फूल तो अच्छे हैं, लेकिन साथ में पॉलीथीन भी पड़ जाता है। हम वहाँ सफाई कर रहे थे, तो जो यात्री थे, जो दर्शक थे, उन्होंने कहा कि ना, हमने वो ऊपर से ही डाल रहे थे पॉलीथीन वगैरह, तो हमने कहा कि भई यहाँ सफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पागल हो गए, क्यों सफाई कर रहे हो नीचे? हमने तो डालना ही है मलबा। हम में से कुछ लोग चिल्लाए, फिर लोगों ने बाद में धीरे-धीरे वो नीचे आए सफाई करने के लिए। तो ये तो है कि अगर हम मतलब आगे बढ़ते हैं तो जागरूकता तो बढ़ेगी, लेकिन अभी ये कम है। और ख़ासकर इधर उत्तराखंड के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जंगलों में आग लग रही है, कई बातें हैं। लेकिन जो संरक्षण का आपने कदम बढ़ाया है और ये मार्गदर्शन दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे भी इसमें शिक्षा मिलती है। और मेरा प्रश्न फिर वही कि ये जो नौले हमारे, ये सुरक्षित हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं क्या? सर, नौलों का जो अब वर्तमान में स्थितियाँ यह है कि ज़्यादातर नौलों में पानी सूख गया है, पानी है नहीं। और जहाँ तक आपने अल्मोड़े की बात कही, तो अल्मोड़े शहर के अंदर अब तो खैर सीवर लाइन बन गई है। अभी बीच में वहाँ पर कुछ नौलों में पानी था, तो क्योंकि लोगों ने पिट बनाए थे ज़्यादातर टॉयलेट के, उस पिट के क्योंकि बड़ी तेज़ी से अल्मोड़ा शहर बस गया, बहुत घना, लोग कस्बे में चले गए, मतलब शहर में चले गए रहने, तो 1 इंच जगह भी बची नहीं है, वहाँ पर भी सब मकान लग गए हैं। पर्वत काट-काट के मकान लग गए हैं। सड़कों को मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है अल्मोड़े में भी। तो वो नौले अब प्रदूषित तो हैं काफ़ी, इसको तो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर यही कहा। हमारे गाँव में भी, इधर भी नौलों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उसी से हम लोग के यहाँ पानी में मतलब पिया जाता था। लेकिन मैंने कहा, जैसा कहा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खेत छोड़ने के कारण, बंजर हो जाने के कारण ज़्यादातर नौले सूख गए हैं। मैं कहूँ कि उत्तराखंड, हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में 60 से 70% नौले सूख चुके हैं। उनमें उनका ना तो रख-रखाव है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था है। जैसे मेरा अपना जो एक विचारधारा रही, जब मैं 90 के दशक में यहाँ आया था, तो उस वक़्त नौलों से पानी पीते थे। फिर थोड़ा-सा आंदोलन हुआ, थोड़ी-सी बात हुई, नौलों में पानी कम हुआ, तो लोगों ने कहा जल जल चाहिए, तो पास की नदी से जो है, जो भी पास की नदी थी, उस पास की नदी से टेप करके नल में पानी दे दिया गया गाँव के अंदर। ये मेरे मेरे गाँव की कहानी भी है। और उस टेप में वो मेरे घर में आ गया नल, तो लोगों ने उसको, नौलों को देखना, उसका रख-रखाव छोड़ दिया। वो कभी टूट गया नल, या किसी कारण से पानी वहाँ से बाढ़ आई और वो बह गया जहाँ से पानी आता था, तो वो जो है फिर से नौले को देखा। लेकिन कुछ वर्षों बाद, क्योंकि नौले सूखने लगे, तो वो जो नदी थी छोटी-सी, वो भी सूख गई। तो हुआ ये कि वो सूख गई, तो फिर अब पानी कहाँ से आए? फिर आवाज उठी, तो यहाँ एक बड़ी नदी है रामगंगा। रामगंगा से फिर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च करके, पंपिंग करके, बहुत बड़ा स्कीम बना करके लोगों को हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पानी दिया। उससे लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। खेती तो बंद होती चली गई। आज की स्थिति ये है कि रामगंगा भी सूख रही है। उसको मई जून में पानी नहीं मिलता, चकुटिया से वहां से पंपिंग करके लाया जाता है, वहां के लोग अब उस पंपिंग का विरोध करने लगे हैं। तो अब ये हो रहा है कि पिंडर से पानी लाओ। तो यही मेरा प्रश्न है कि जो सबसे पहले मूल आपके पास नौला था, जिसका रख रखाव आप कर सकते थे, जिसके पानी को आप बढ़ा सकते थे, आपके गांव के लिए वो पानी, आपके कम से कम 500 साल से लोग यहाँ पर पी रहे थे, वो तो तुमने सुखाया। फिर तुमने नजदीक की नदी को सुखाया, फिर तुम रामगंगा गए, वहां पर भी सूखने लगी। अब तुम पिंडर की बात कर रहे हो, तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? पिंडर का भी ग्लेशियर खिसक रहा है, एक दिन वो भी सूख जाएगी अगर हमने इसके संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया। यही बात लोगों को हम लोग बार-बार समझा रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने मूल नौले को बचाओ। कम से कम ये तो आपका है, आपके हाथ में रहेगा। और अगर आप टेप करके पानी लाते रहोगे, तो ये सरकारों के पास रहेगा, सिस्टम के पास रहेगा। जब आएगा ठीक है, नहीं आएगा फिर। और लोग, जब ये बाढ़-आढ़ आती है, सब होता है, तो फिर लोग उसी नौले को साफ करते हैं। फिर उस नौले में से दूर, चाहे दूर मिलता है, पानी लाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 60 से 70% नौले सूख गए हैं और उनके रख रखाव के लिए अभी कोई स्कीम सरकार द्वारा भी नहीं है, और जनता भी, मैंने कहा कि रुख कर ही नहीं रही है, क्योंकि अभी तो नल में जल आ रहा है कहीं ना कहीं से। ये है सर।
जी, बहुत सुंदर। आपने पूरी जो समस्या का जो कुचक्र में हम फँसे हुए हैं, उसका एक बहुत सटीक वर्णन किया है। और हमें भी यही लगता है कि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं, पहले उसी से हम शुरुआत करें। हम कहाँ किसी सरकार, किसी संस्था उसके ऊपर निर्भर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाएँ। तो इस दृष्टिकोण को समझना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर युवा पीढ़ी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा सरकार को भी समझना ज़रूरी है कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें लोगों को भी करने दें। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शायद ये चीज़ें एक हमारे सिस्टम में मिस हो रही हैं। तो इस चीज़ के प्रति भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, या जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके प्रति उनको जागरूक करना, मुझे भी लगता है कि ये कम से कम जब उनके साथ बातचीत होती है, उसके साथ हम कोई चर्चा करते हैं या कोई चीज़ उनको बताते हैं, तो इस चीज़ के प्रति भी उनको समझ दिखाने की ज़रूरत है। नहीं तो जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ठेकेदारी व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्था, कमीशन वाली व्यवस्था, उस पर ही हम निर्भर रह पाते हैं, रह जाते हैं। तो सरकार भी और जो सिस्टम है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जिसमें कि जो बड़े दिखें, उससे लगे कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, उसको करने के प्रति ज़्यादा ध्यान देती है। और छोटे छोटे जो प्रयास हैं, वो इसकी वजह से गौण हो जाते हैं, और लोगों को ये चीज़ देर में समझ में आती है। इसी क्रम में जो अब हैंड रेज हैं सिंगोरिया एंटरप्राइजेस के तरफ से आपका हैंड रेज था, आप भी अपनी बात कहिए। जी। सदन को सादर नमन। जी, मैं मेरा जो पुराना अनुभव, जो मैंने वाटर सेट के क्षेत्र में काम किया, उसके संबंध में कुछ अपने अनुभव सुनाना चाहता हूँ। हमारा जो है यात्रा 2001 से चालू होती है। हमको रायसेन जिले के सोहनपुर वाटर सेट, जो राजीव गांधी जनगण क्षेत्र मिशन के अंतर्गत आता था, उसका कार्यभार सौंपा गया 2001 में। जिला पंचायत द्वारा लगभग 15 गांव उसके क्षेत्र में आते थे। तो उस समय हम लोगों ने जब क्षेत्र का प्रत्येक गांव में जा के मीटिंग करके सर्वे किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने गांव में मीटिंग की और उस खेत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी कि हम लोग यहाँ पे आके आपके यहाँ फार्म पॉन्ड, मिट्टी के बांध एवं वृक्षारोपण का कार्य करेंगे और जंगली क्षेत्र में खंतियाँ खोदेंगे। तो लोगों ने कहा कि यदि आप खंतियाँ खोदेंगे तो हमारे मवेशी कहाँ पे चरेंगे, बारिश में जो घास होती है वो तो नष्ट हो जाएगी और हमारे मवेशी उसमें जो है फंसेंगे। तो हमने कहा आप एक क्षेत्र ऐसा दे दीजिए हमको जहाँ पे आप मवेशी कम जाते हो। तो हम लोगों ने वहाँ पे सीसीटी और सीपीटी का काम किया। तो जब एक माह की बारिश होगी लगातार, तो बोले साहब पानी तो आपका आ ही नहीं रहा, हमारे जो कुएं तालाब कुएं वगैरह हैं जो आसपास, उनका क्या होगा। मैंने कहा हमने कहा कि आप लोग इंतजार करिए, आपका पानी पर्याप्त उस जो आप हर वर्ष की अपेक्षा आपको ज़्यादा मिलेगा। जब लगातार बारिश हुई तो उसके बाद जब वो पूरा पानी जो उनके माध्यम से पूरा चला गया, तो उनको अधिक पानी भी मिला। और हम लोगों ने लगा उस क्षेत्र में 125 तालाब बनाए 15 गांव में, और छोटे छोटे फार्म पॉन्ड, और आपके जो ट्रोफा का वृक्षारोपण भी किया, और सीताफल के पौधे भी लगवाए काफ़ी मात्रा में। तो अभी जिस क्षेत्र में 80-80 एकड़ के किसान थे, वो भी उनके पास भी पर्याप्त गेहूँ मतलब अनाज उत्पन्न नहीं होता था। और बोले हम यदि 10 मवेशी भी रखते हैं तो उनके लिए साल भर का भूसा भी प्राप्त नहीं कर पाते हम। लेकिन जब हमारा लगातार 2 साल तक काम चला तो पर्याप्त वहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई, और आज वो क्षेत्र साधन संपन्न है। उस टाइम पे यदि उस क्षेत्र में यदि किसी कर्मचारी को भेजा जाता था तो वो ये काला पानी है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी कहा जाता कि आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो हम आपको सुल्तानगंज क्षेत्र में भेज देंगे, जो कि रायसेन जिले का काला पानी कहा जाता है। काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जो कि सागर जिले और रायसेन जिले की सीमा से लगा हुआ था।
लगातार हमारे द्वारा 5 साल तक काम करने के बाद उस क्षेत्र काफी साधन संपन्न हो गया। इसके बाद लगातार ये यात्रा हमारी 2007 तक चली, 2001 से, जो कोई 5 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको कुछ काम जो है धीमी गति से होने के कारण एक्सटेंशन दिया गया, तो 2007 तक चला काम और वो क्षेत्र काफी साधन संपन्न हो गया। इसके बाद हमारे काम को देखते हुए दूसरा एक प्रोजेक्ट जो है कि शासकीय विभाग द्वारा किया गया था, तो हमको 1 लाख में भी हमको काम दिया गया, जो कि लगभग 2 साल तक चला। इसके बाद मैंने लगातार 2009 तक यह काम किया। इसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट बाइंड अप हो गया और इसके बाद फिर मेरा चयन महिंद्रा CSR में हो गया, जो कि आपके बड़े तालाब के कैचमेंट के जो लगभग 35 गांव थे, वहाँ पे हमको मेरा चयन हुआ। तो उसके बाद 2013 से 2018 तक हमने वहाँ पे काम किया 35 गांव में। 2 प्रोजेक्ट थे उनके पास, IWP 9 और 10, जो कि महिंद्रा CSR के उसमें थे, जिसमें लगभग हम लोगों ने 125 बायोगैस संयंत्र और गेवियन स्ट्रक्चर और अन्य जो है मेड़बंधान के काम, फार्म पॉन्ड और अपने छोटे छोटे बगीचे लगवाए, वो काफ़ी वृक्षारोपण किया। सादा धन्यवाद। मैं इसके बाद सदन से आदरणीय हमारे संदीप गणेकर जी जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्व वृक्ष पर वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं और उनका 2025 में 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने का उद्देश्य है। मैं आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि उनको बोलने की अनुमति दी जावे। जी, धन्यवाद, आपके अपने अनुभव सुनाए। और निश्चित रूप से जब ये जलागम संबंधित कार्य होते हैं, उसका एक तुरंत लाभ हमारे भूमि और मृदा के संरक्षण के ऊपर और उसके लाभ तुरंत मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो आज वैसे 8 बजे का समय हो गया है। मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि आने वाले दिनों में गडेकर जी, जिनका कि 2.5 करोड़ वृक्ष 1 साल में लगाने का लक्ष्य है, उनको हम दूसरे दिन भी बुला सकते हैं और विस्तार पूर्वक उनके अनुभव को और पेड़ लगाने के अपने अनुभवों को इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। मैं क्योंकि अब समय पूर्ण हो गया है, मैं मुन्नीलाल जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी टिप्पणी दें और साथ ही अगर कोई प्रश्न और नहीं है तो हम फिर अपनी आज की वार्ता को समापन करते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि जिनका नाम आपने लिया है गडेकर जी का, उनका फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल रंजना जी को आप प्रेषित कर दें। तो मैं मुन्नीलाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज की वार्ता पर अपनी टिप्पणी देते हुए और फिर मुख्य वक्ता को अपने बात कहते हुए इसको आज की कार्रवाई को फिर हम समाप्त करते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय पवन कुमार सर। और जैसा कि आपने कहा है कि अगला जो आज चूंकि समय हो गया है, आगे आदरणीय जो सिंगारे जी ने जो प्रस्ताव दिया है उनको हम पूरे समय सुनेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। और आज हमारा योग की क्लास के साथ साथ दूसरा सत्र जो आज पानी बो और पानी उगाओ, ये जो नया शब्द जो हम सबको